गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैं बिल्कुल शानदार हूं। आप सब कैसे हैं? होमवर्क डन? क्या बात है बेटा, वो अलग से मुझसे पूछना। यहाँ भी अपन है ना, डिस्कशन का अलग से नहीं रखा हुआ है। वो आप मुझे जो भी सवाल डाउट है मुझसे अलग से पूछना, ठीक है? ऑल राइट, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो कल हम लोग बात कर रहे थे वेपर प्रेशर कैलकुलेशन पर। एग्जाम का सोल्यूशन सिलेबस जो मुझे फिजिकल केमिस्ट्री का पता, वो ये कंप्लीट लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर। ओके, कंप्लीट लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर, राइट। सबसे पहले होमवर्क। होमवर्क आप सबके सामने स्क्रीन पर है। कल अगर क्लास नहीं हुई तब का होमवर्क, क्लास हुई तब का होमवर्क, ठीक है। सबसे पहला आपका होमवर्क रहेगा रिवाइज लेक्चर 1 लेक्चर 4 ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा रहेगा, अगर आपको सारे फॉर्मूले याद नहीं है तो एक पेज पे सारे फॉर्मूले लिख के याद करेंगे। तीसरा रहेगा इलस्ट्रेशन अप टू 16, एक्सरसाइज 1 अप टू 50 एक्सेप्ट 32 33 34। बीच में आइडियल एंड नॉन आइडियल के सवाल हैं, ये सवाल अभी मत करना, उन्हें अपन लास्ट में करेंगे, राइट। ये सारा आपका होमवर्क रहेगा सॉल्यूशन चैप्टर से, जिसे आप आज ही खत्म कर लेंगे। जो करंट टॉपिक हैं उनका होमवर्क उसी दिन होना चाहिए। कोशिश करो क्लास के तुरंत बाद होना चाहिए, और एक एक सवाल आपके सॉल्यूशन कॉपी में होना चाहिए। आज मैं होमवर्क थोड़ा ज्यादा दे रहा हूं, हो सकता है इसमें कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के कुछ और भी सवाल हो, तो जो मैं डिस्कस नहीं करूं उसे मत करना, ठीक। ये सारा आपका होमवर्क रहेगा। अगर कल क्लास होती है तब आपको रिवीजन में से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई एक चैप्टर रिवाइज करना है, और अगर क्लास नहीं होती है तब आपको 2 चैप्टर रिवाइज करने हैं। मतलब कल का दिन आपका आने वाले पेपर की प्रिपरेशन में जाना चाहिए, और उसका जो जो सिलेबस है, जो जो पोर्शन है, वो आप बार बार रिवाइज करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर करके रिवाइज करेंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। क्लियर? तो कल क्लास होती है या नहीं होती है उसका मुझे आइडिया नहीं बेटा। मैंने भी टाइम टेबल वगैरह चेक नहीं किया, कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे आइडिया नहीं, मुझे भी मैसेज बाद में, मैं बाद में चेक करूंगा। अगर क्लास होती है तो एक चैप्टर जरूर रिवाइज करना, क्लास नहीं होती तो आप ज्यादा रिवाइज करना। इज दिस क्लियर? फाइन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हम लोग बात कर रहे थे मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर पे। अपन ने दोनों सिचुएशन पे वेपर प्रेशर मेजर किया। मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, ठीक है। शुरू में थोड़ा थ्योरी है, फिर बहुत सारे सवाल है। सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसमें हमें फील प्लस न्यूमेरिकल दोनों साथ लेके चलना पड़ता है। अभी जो एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड में हालांकि न्यूमेरिकल बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड आते हैं और बहुत आसानी से बन जाते हैं, लेकिन जो सॉल्यूशन चैप्टर का नेचर है, होता है ना चैप्टर का नेचर, इसका जो स्वभाव है उसमें आपको चैप्टर का फील भी लेके चलना है, चीजों की फीलिंग भी लेके चलना है, और साथ में फॉर्मूले भी, ठीक है। तो इसी के साथ शुरू कर रहे हैं अपन आज की क्लास। वेपर प्रेशर का मेजरमेंट हमने देख लिया था। दोनों वोलेटाइल हो तो कैसा होगा, कोई एक नॉन वोलेटाइल हो तो कैसा होगा, ग्राफ यहां तक सारा कुछ हो गया, राइट। अब हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। क्लियर? जब हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं तो मैटर करता है हम कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, पर उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मेरी बात को समझिएगा। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन को समझा, कंसंट्रेशन को समझा, सॉल्यूशन की एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म वेपर प्रेशर को समझा। अब हम उसी वेपर प्रेशर से सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं। सॉल्यूशन की तो वैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड सो ऑन, लेकिन हम हमारे सिलेबस में पढ़ते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले अपन ये समझ लें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसे प्रॉपर्टीज होती हैं जो रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती हैं। वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि सॉल्यूट पार्टिकल कैसा है। सॉल्यूट पार्टिकल के नेचर पर डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पर। वो डिपेंड करती है सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट के नेचर पर, सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती। ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज जो केवल सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करती हैं। आपका जो एग्जाम है नीट का, है ना, तो जो नीट का एग्जाम है उसमें मान लो हमें चाहिए 650 नंबर। 650 नंबर कैसे आए? साल भर पढ़ के आए, एक महीने में आए, 2 महीने में आए, रातों रात आए, 1 घंटे में आए, 3 घंटे में आए, फर्क इससे नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि क्या आपके 650 आए कि नहीं आए, मतलब नंबर पर डिपेंड करता है।
तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर पर डिपेंड करती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जब मैं इसी इंग्लिश वाले सेंटेंस को अपनी सरल भाषा में कहूं तो ऐसे कहूंगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो इस बात पर डिपेंड नहीं करती, जो इस बात पर डिपेंड नहीं करती क्या मिलाया, डिपेंड इस बात पर करती है कितने में कितना मिलाया। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज है जो इस बात पर डिपेंड करती हैं कितने में कितना मिलाया, कितने में कितना मिलाया, कितने में कितना मिलाया। क्या मिलाया इस पर डिपेंड नहीं करता, छोटा मिलाया बड़ा मिलाया इस पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड इस बात पर करता है कि कितने में कितना मिलाया। राइट, कितने में कितना मिलाया। इसे हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। इमेजिन करिए हमारे सामने ये एक कंटेनर है, इसमें सॉल्वेंट ए भरा है, ये एक दूसरा कंटेनर है, इसमें भी सॉल्वेंट ए भरा है। सॉल्वेंट ए मैंने इसलिए बोला क्योंकि सॉल्वेंट के बदलने से भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल जाती है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल हम सॉल्वेंट एक लेके चल रहे हैं, सॉल्वेंट सेम है, सब कुछ सेम है। हमने यहां पर सॉल्यूट मिलाया, इसमें सॉल्यूट बी मिलाया, इसमें सॉल्यूट सी मिलाया। बी के सॉल्यूट के पार्टिकल छोटे छोटे थे, सी के सॉल्यूट के पार्टिकल बड़े बड़े थे। साइज छोटा था, साइज बड़ा था, मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग था, लेकिन हमने जो पार्टिकल मिलाए उनमें बी के भी 10 पार्टिकल मिलाए और सी के भी 10 पार्टिकल मिलाए। क्या मिलाया से फर्क नहीं पड़ा, हमने जो मिलाया उनका नंबर बराबर है, जितने में मिलाया वो भी बराबर है, यानी कि जितने में हमने जो मिलाया उसका नंबर बराबर है, तो हम कहेंगे इसका जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और इसका जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दोनों बराबर होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं, उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता आपने क्या मिलाया, कौन सा सॉल्यूट मिलाया से फर्क नहीं है। अगर मिलाए गए सॉल्यूट के पार्टिकल का नंबर सेम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी सेम होगी। जब हम इसी को एक मैथमेटिकल शक्ल देते हैं तो ऐसे कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे सीपी। अब इस पूरे चैप्टर में जब भी मैं बोलूं सीपी, समझ जाना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, नंबर पर डिपेंड करती है, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है। अगर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएशन नहीं होगा, तो जितने मॉलिक्यूल मिलाओगे उतने मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेंगे। और अगर वो इलेक्ट्रोलाइट है तो अपने आयंस में टूट जाएगा, तो अपन कहेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर पर डिपेंड करती हैं, इसी से हमने कंक्लूजन निकाला। नंबर पे डिपेंड करती हैं यानी मोल पे डिपेंड करती है, मोल पे डिपेंड करती हैं यानी मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करती है, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करती हैं यानी कि वो मोलैरिटी और मोलैलिटी पे डिपेंड करती है। तो अगर कभी कोई भी प्रॉपर्टी नंबर के प्रोपोर्शनल हो जाए, या मोल के प्रोपोर्शनल हो जाए, या मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल हो जाए, या मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल हो जाए, हम कहेंगे वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हम सॉल्यूशन चैप्टर में सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं, कई प्रॉपर्टी में केवल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो केवल नंबर पर डिपेंड करती हैं, जो केवल रिलेटिव नंबर पर डिपेंड करती हैं, जिन्हें फर्क इससे नहीं पड़ता क्या मिलाया, फर्क इससे पड़ता है कितने में कितना मिलाया। जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं सॉल्यूशन की, वैसे तो कई सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन हम 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बच्चों, मैंने ये नहीं कहा केवल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हम 4 को पढ़ रहे हैं। सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे RLVP। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे EBP। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे DFP। ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे OP। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। अब हम इन्हीं के फॉर्म में बातें क्या करेंगे। मैं कहूंगा हम लोग सॉल्यूशन की पढ़ रहे हैं CP, टोटल ऐसी 4 CP हम पढ़ रहे हैं, RLVP, EBP, DFP, OP। अभी आप फ्लुएंटली नहीं बोल पाओगे, लेकिन जब आप बार बार मेरे साथ रिपीट करोगे
तो आप ऐसे ही सोचोगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में थोड़ा स्पीड बढ़ जाती है। वैसे सोचो, पूरा नाम पढ़ो ना तो सवाल फील नहीं आता और जल्दी जल्दी सवाल नहीं बनता। तो ऐसा बोलने से बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए आप भी अपने आप को ऐसी बोलने की आदत डालें। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सीपी। किसकी? सॉल्यूशन की। कितनी सीपी? वैसे तो होती बहुत सारी, पर हम पढ़ रहे हैं 4। नंबर 1 आरएलवीपी, नंबर 1 ईबीपी, नंबर 1 आरएलवीपी, नंबर 2 ईबीपी, नंबर 3 डीएफपी, नंबर 4 ओपी। राइट, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। पढ़ने के पहले मैं आपको एक फैक्ट बता दूं। प्रॉपर्टी का जैसा नाम है वैसा काम है। ये कहने का मतलब है, पहली प्रॉपर्टी का नाम है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। केवल बोलो नहीं, उसे फील करो। सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होती हैं, ठीक है। हर प्रॉपर्टी का नाम है, ठीक है, इसे फील भी करो। फील कैसे करो? हमारे सामने ये सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट में हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया। जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है, जिसे मैंने लास्ट क्लास में वो रेड बॉल और ब्लू बॉल से आपको समझाया था। अब मैंने एक बच्चे से सवाल पूछा, बेटा पानी है, पानी में हमने नमक मिला दिया। नमक जो कि एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, पानी में हमने नमक मिला दिया, बताओ वेपर प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा? बच्चा सोच में पड़ गया, पता नहीं क्या होगा। यार नाम आपको याद है तो आपको उसका काम भी याद होना चाहिए। वो कह रहा है वेपर प्रेशर घट जाता है, तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़े। नाम से ही आप उसके मतलब को समझ ले कि जो वेपर प्रेशर है वो घट रहा है, देयर इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, राइट। तो इसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैंने कहा बेटा पानी में हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया, तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा घटेगा? बच्चा सोच में पड़ गया, क्या होता है क्यों होता है बात की बात है, पहले आप नाम से उसका मतलब तो समझो। यार बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। मतलब आपको आपको मैं सही बताऊं, बहुत सारे सवाल ऐसे ही हो जाते हैं। पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। अब सवाल पूछ रहा है इसमें सॉल्यूट मिला दिया तो व्हाट विल बी द न्यू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और खूब सारे डाटा दिए, बच्चा सॉल्व कर रहा है। यार दिमाग लगाओ ना, जब आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया है तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होगा, गारंटी है आंसर 100 से बड़ा होगा। एक ही ऑप्शन 100 से बड़ा होगा, टिक करके आओ ना, काहे तो सॉल्व कर रहे हो। तो नाम को फील करो, केवल बोलो नहीं। उसी प्रकार से अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है डीएफपी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हम सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस हो जाता है, वो घट जाता है। पानी, प्योर पानी जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है, सॉल्यूट के मिलाने से फ्रीजिंग पॉइंट पूरे सॉल्यूशन का 0 से कम होगा। पानी अब वही जो 0 पे फ्रीज होता था, अब 0 पे नहीं, किसी लोअर टेम्परेचर पे फ्रीज होगा। ऐसा क्यों होता है बात की बात है, पहले दिमाग में सेट करो फैक्ट क्या है, क्या होता है। इन द सेम वे नेक्स्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या होता है जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा नाम वैसा काम, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ होता है। आओ एक एक करके हम पढ़ते हैं एक एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को। सबसे पहले बात करेंगे आरएलवीपी को। हम किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसे इंटरमॉलिक्यूलर लेवल पर फील करेंगे, फिर उसे मैथमेटिकली फील करेंगे, फिर न्यूमेरिकल के हिसाब से खुद को डालेंगे। क्लियर? सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं आरएलवीपी यानी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को। जैसा कि आप सबको पता है, जैसे ही एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं प्योर सॉल्वेंट में, तो जो वेपर प्रेशर है वो घट जाता है। वेपर प्रेशर घटने की जो वजह है मैंने आपको कल ही बता दी थी, क्योंकि सरफेस पे कुछ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल आते हैं तो उनकी जो स्केपिंग टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। स्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाने से उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। सर आपने हमें वजह बताई, इंटरमॉलिक्यूलर लेवल पे समझ आया, नहीं समझ में आया, नाम से हमें याद है, सबसे बढ़िया, जैसा नाम वैसा काम। सर वेपर प्रेशर घटता है। क्लियर? अब घटता है तो कैसे घटता है? वेपर प्रेशर घट रहा है, अब हम यहाँ पे कैसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें जरा वो सुनिएगा। तो इमेजिन करिए हमारे सामने ये है प्योर सॉल्वेंट, राइट। आप सबका मुझे ध्यान चाहिए, ये प्योर सॉल्वेंट है। जो सॉल्वेंट है उसे हम ए बोल रहे हैं। पूरे चैप्टर में हम एक ही कन्वेंशन लेके चल रहे हैं, जब भी लिखते हैं ए वो सॉल्वेंट है,
जब भी लिखते हैं बी वो सॉल्यूट है, राइट? चाहे यार, जब भी लिखते हैं ए वो सॉल्वेंट है, जब भी लिखते हैं बी वो सॉल्यूट है, राइट? ये हमारे सामने सॉल्वेंट है और ये अभी प्योर है। जब प्योर है तो उसका वेपर प्रेशर पीए नॉट है। कितना वेपर प्रेशर? पीए नॉट है। अब इसी सॉल्वेंट में हम लोगों ने सॉल्यूट को ऐड कर दिया। जैसे ही हम लोग सॉल्यूट यानी कि बी को ऐड कर रहे हैं, मजे की बात यह है ये जो हमारा सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, राइट? जैसे हम ऐड करते हैं तो हमारे सामने अब ये सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन बन जाता है। क्या बन जाता है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बन गया। अब इसमें ए भी है बी भी है। इसका वेपर प्रेशर अब पीए नॉट नहीं पीएस होगा। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अब हुआ क्या, इसका वेपर प्रेशर पीए नॉट है, इसका वेपर प्रेशर पीएस है। हमने इसमें मिलाया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को। मैंने बच्चों से एक सवाल पूछा, हाँ इसमें जो बी है वो नॉन वोलेटाइल है, जो ए है वो वोलेटाइल है, तो जब वेपर बनेगा वेपर में किसका मॉलिक्यूल आएगा? वेपर में ए का मॉलिक्यूल आएगा कि वेपर में बी का मॉलिक्यूल आएगा? वेपर आएगा किसकी वजह से? तो बच्चों ने मुझे तुरंत आंसर दिया, सर जो वोलेटाइल है वही तो ऊपर आएगा, वेपर तो केवल ए का ही बन पाएगा। हाँ ये सच है, हाँ ये सच है कि जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट की वजह से है, पर फिर भी पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर नहीं है। हाँ ये सच है कि जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट की वजह से है, सॉल्वेंट की वजह से है, पर वो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का नहीं, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है। पहला वाला सिस्टम अलग है, दूसरा वाला सिस्टम अलग है। पीए नॉट प्योर का था, अभी पीए नॉट से कम पीएस है। क्लियर? बच्चों एक बात बताओ, पीए नॉट बड़ा है कि पीएस बड़ा है? बड़ा कौन है? कौन सा वेपर प्रेशर बड़ा है, प्योर का कि सॉल्यूशन का? बहुत सही, पीए नॉट। आप सबको पता है कि जो पीए नॉट है वो पीएस से बड़ा है। अच्छा एक बात बताओ, जब हम प्रेशर में प्रेशर को घटाते हैं तो प्रेशर मिलता है कि फोर्स मिलता है? जब हम प्रेशर में प्रेशर को घटाते हैं तो प्रेशर मिलता है कि फोर्स? पूरी दुनिया को पता है प्रेशर मिलता है, क्योंकि प्रेशर माइनस प्रेशर है, तो इसे मैं कह देता हूं डेल्टा पी। सुनना ध्यान से, ये जो डेल्टा पी है यही लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, बोलो हाँ या ना? अगर कभी सवाल हमसे पूछेगा लोअरिंग निकालो, कितने से घट गया ये निकालो, तो प्योर माइनस सॉल्यूशन उतने से घट गया। क्लियर? ऑलराइट। ये जो पीएस है ये है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। यार अपन वेपर प्रेशर निकालते कैसे हैं? वेपर प्रेशर निकालने का तरीका क्या है? कोई लॉ है कि इंस्ट्रूमेंट है? सर लॉ है। कौन सा लॉ है? राउल्ट्स लॉ। बोले तो आर एल। कैसे निकालते हैं? सर पीएस बराबर पीए नॉट इंटू एक्स। याद है कि भूल गए? याद है। जहां पीए नॉट है वहां पीए नॉट रहेगा, लेकिन जहां पीएस है मैं वहां लिख सकता हूं पीए नॉट इंटू एक्स। बोलो चलेगा? जहां पीएस है वहां मैं लिख सकता हूं पीए नॉट इंटू एक्स। बोलो चलेगा? हमने पीए नॉट ले लिया कॉमन, अरे बोलो ना भाई, हमने पीए नॉट ले लिया कॉमन, बच गया 1 माइनस एक्स बराबर डेल्टा पी। चलेगा? चलेगा। 1 माइनस एक्स को मैं लिख दूं एक्स बी। चलेगा? बोलो चलेगा? अरे बोलो चलेगा? 1 माइनस एक्स को लिख दूं एक्स बी। चलेगा? ऑलराइट, तो मैं इसे लिख देता हूं पीए नॉट इंटू एक्स बी बराबर डेल्टा पी। बोलो चलेगा? पीए नॉट इंटू एक्स बी बराबर डेल्टा पी। बोलो चलेगा? चलेगा। पीए नॉट को नीचे ले जाते हैं, ले जाए तो अपने सामने एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनेगा, डेल्टा पी अपॉन पीए नॉट बराबर एक्स बी। बोलो चलेगा? डेल्टा पी अपॉन पीए नॉट बराबर एक्स बी। चलेगा? चलेगा। डेल्टा पी है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पीए नॉट के रिस्पेक्ट में है तो ये पूरा का पूरा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। डेल्टा पी है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पीए नॉट के रिस्पेक्ट में है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अरे वो किसके बराबर है? एक्सबी के। अरे एक्सबी मोल फ्रैक्शन है क्या? हाँ है। जब कभी कोई कॉलिगेटिव, जब कभी कोई प्रॉपर्टी मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होती है भाई, क्या वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है? यानी कि अपन कह सकते हैं ये जो हमारे सामने फॉर्मूला आया आर एल वीपी का, जो कि एक्सबी के बराबर आया, यहां से प्रूफ हो गया कि आर एल वीपी तो सीपी है। बच्चों ने मुझसे कहा सर प्रूफ करने की क्या आवश्यकता थी, हमने तो पहले ही मान लिया आर एल वीपी सीपी है, हमने तो
पहले ही मान लिया RLVP CP है, बट फिर भी आपने प्रूफ कर दिया, तो अब तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गया, हाँ ये एक CP है। आप सबके फॉर्मूला वाले पेज में लिखेंगे पहला फॉर्मूला RLVP का। जब जब RLVP का जिक्र होगा तब तब आपके जहन में सबसे पहले यही फॉर्मूला होगा। जब जब RLVP का जिक्र होगा, जब जब RLVP का जिक्र होगा, तब तब आपके जहन में सबसे पहले यही फॉर्मूला होगा। बताणु बेटा लिखो मत, जल्दी से पूछो, जल्दी से पूछो। अरे इतना टाइम लगा दिया यार। चलो समय समाप्त, अब बाद में पूछना। जब जब RLVP का सवाल होगा, प्रताणु आएगा, टेंशन मत लो यार, आएगा भाई, आएगा आएगा, ठीक है। चलो, जब जब RLVP का सवाल आएगा, आपके जहन में सबसे पहले यही यही फॉर्मूला आएगा। एक्चुअल में है क्या, ये जो जितने भी CP है ना, ये सारे के सारे CP एक्सपेरिमेंटल मेथड है अननोन सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट पता करने की। मतलब ये मान लो मेरे पास पानी है, ठीक। अब पानी में एक सॉल्यूट आके मिल गया फलाना। कौन सॉल्यूट है? फलाना। अब फलाना जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट अपने को नहीं पता, हम फलाना का मॉलिक्यूलर वेट पता करना चाहते हैं। तो ये जो फलाना सॉल्यूट है जो कि इस सॉल्वेंट में ऐड है, फलाना का मॉलिक्यूलर वेट पता करने के लिए हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। सो द फैक्ट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर बेसिकली experimental method to calculate molecular weight of the unknown solute. मेथड है, कभी RLVP का इस्तेमाल करते हैं, कभी EVP का इस्तेमाल करते हैं, कभी DFP का इस्तेमाल करते हैं, तो कभी OP का। सर काय को करते हैं? ताकि हम अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट पता कर पाए, ताकि हम फलाना का मॉलिक्यूलर वेट पता कर पाए। क्लियर? तो आप देखना, जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो सवाल ऐसे पूछेगा, on adding a non-volatile solute vapor pressure decreases or vapor pressure becomes this then calculate molecular weight of unknown solute। एक्चुअल में सवाल उसी एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, ये तरीका ही है अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट पता करने का। तो अपने सामने फॉर्मूला आ गया, लेकिन जब कभी सवाल आपसे अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट पूछेगा तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल मत करना। साहब क्यों? अभी तो आपने कहा जब भी RLVP का सवाल आए सबसे पहले आपके जहन में यही आए। अब ये आ गया तो आप कह रहे हो कि मॉलिक्यूलर वेट में इसको इस्तेमाल मत करना। मत करना, क्यों? इसमें एक समस्या है। जब मॉलिक्यूलर वेट का एस्टिमेशन करने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, तो जहां XB है वहां लिखते हैं NB अपॉन Na प्लस NB। फिर ये Na प्लस NB जाके मल्टीप्लाई होता है एंड ऑल दैट। ये थोड़ा सा सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं इससे सॉल्व नहीं होगा, मैं कह रहा हूं थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब भी आपके सामने सवाल हो अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट पता करने का, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना। इस फॉर्मूले को थोड़ा हम मॉडिफाई करते हैं। कैसे? जरा सुनिएगा। ये अपने पास था ओरिजिनल फॉर्मूला, यहां जो प्रिंटेड लिखा हुआ है उसमें इन्होंने n को NB बोला है, कैपिटल N को Na बोला है। तो कंफ्यूज मत होना, आप मुझसे मत पूछना सर वो कैपिटल N क्यों लिखा है। अरे वो प्रिंटेड है, मैंने चेंज नहीं किया। मैं लिखता हूं तो NaNB लिखता हूं, यहां कैपिटल N स्मॉल n के फॉर्म में लिखा है जैसा NCERT में लिखा है, राइट। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट बराबर XB बराबर NB अपॉन Na प्लस NB। क्लियर? थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, इसे उल्टा कर देते हैं। उल्टा करते हैं तो कुछ समझ में आएगा। इसे हमने उल्टा कर दिया, PA नॉट को ऊपर, इसे नीचे, ऐसा। तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं? N बाई N। ये लिखा हुआ है N प्लस N बाई N, राइट। इसे हम लिख सकते हैं N बाई N प्लस N बाई N, बोले तो 1 प्लस N बाई N, राइट। तो जब इसे हम लिखते हैं 1 प्लस N बाई N, कुछ ऐसा हो गया, 1 को इधर भेज दो। जब 1 को इधर भेजा, इसे हमने सिंप्लीफाई किया। आप सब सुन तो रहे हो ना? PA नॉट अपॉन PA नॉट माइनस PS माइनस 1 इज इक्वल टू कैपिटल N बाई स्मॉल n। इसे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं
और पूरा का पूरा रीअरेंज करते हैं तो अपने सामने फॉर्मूला आया PS अपॉन PA नॉट माइनस PS इक्वल टू N बाय N। इसे हमने फिर से उल्टा किया, जब फिर से उल्टा किया तो फॉर्मूला बन गया PA नॉट माइनस PS अपॉन PS बराबर NB अपॉन NA। आपके फॉर्मूला वाले पेज में लिखना दूसरा फॉर्मूला ये वाला PA नॉट माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू NB अपॉन NA। फॉर्मूला वाले पेज में आप लिखेंगे इसे PA नॉट माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू NB अपॉन NA। लिख लिया। अब सुनना ध्यान से, याद करना कितना आसान है। पहला वाला फॉर्मूला था PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट, जहां PA नॉट वहां PS है और इधर अपन लिखते थे XB, तो XB का मतलब है NB अपॉन NA प्लस NB। ऐसा मान लो कि NB को हमने नेगलेक्ट किया, राइट। सच में हमने NB को नेगलेक्ट वगैरह कुछ नहीं किया, इस फॉर्मूले में हमने कोई नेगलेक्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया। बस मैं तो ऐसे कह रहा हूं, हमारे RLVP में दो फॉर्मूले हैं। पहला वाला फॉर्मूला RLVP के किसी भी सवाल में लगाना, ये वाला फॉर्मूला जिसे हम फॉर्मूला नंबर 2 कह रहे हैं तब लगाना जब अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट पूछे। कब लगाना? जब अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट पूछे। सारी बातों की एक बात, RLVP जैसा नाम वैसा काम। सॉल्यूट मिलाने से प्रेशर घटता है, फील आया इंटरमॉलिक्यूलर लेवल से, नहीं तो नाम से याद है। तीसरा पॉइंट, दो फॉर्मूले हैं, यूं ही पहला लगाना, जब मॉलिक्यूलर वेट का सवाल आए तो दूसरा लगाना। क्या आपको ये क्लियर हुआ? ऑलराइट। अब होता क्या है, जब हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं तो कभी कभी डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करता है। एक्चुअली दिस इज नॉट सो रियलिस्टिक सिचुएशन, दिस इज नॉट सो रियलिस्टिक फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इसीलिए इसे मैं नहीं बताता हूं, बट यहां लिखा है तो एक बार सुन लेना, क्योंकि एनसीईआरटी में जिक्र है। लेकिन मैंने आपसे यही कहा कि अपने को दो ही फॉर्मूले लगाने, ऐसी किसी सिचुएशन के बारे में सवाल बात करे तो आपके लिए नया नहीं होना चाहिए, लेकिन फॉर्मूला तो दो ही लगाना है, दो ही फॉर्मूला है। यूं ही कभी लगाना हो तो पहला वाला मॉलिक्यूलर वेट हो, दूसरा वाला नो अप्रोक्सीमेशन नो नेग्लेक्ट, राइट। लेकिन जब कभी सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है, हालांकि सवाल कभी बोलता नहीं ना सॉल्यूशन डाइल्यूट, प्रॉब्लम ये, अगर सवाल बोल दे वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कभी सॉल्यूशन डाइल्यूट है, सवाल में लिखा है वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, उस केस में जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट कंपैरिजन बहुत कम है, जो एनबी है वो Na से बहुत बहुत छोटा है। एनबी Na से बहुत छोटा है, यानी कैपिटल N की तुलना में N बहुत छोटा है, तो इसे अपन कर देंगे नेगलेक्ट, राइट। तो स्मॉल n प्लस कैपिटल N के बराबर होगा। मतलब हमारा जो फॉर्मूला था PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट बराबर XB, जिसे हम लिख रहे थे NB अपॉन Na प्लस NB, उसमें ये स्मॉल n नेगलेक्ट हो जाएगा और हमारे सामने फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा। बच्चों, ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा है ये नेगलेक्ट करके लिखा है, बट अगर कभी सवाल कहे तो आपके लिए नया नहीं होना चाहिए, इसलिए ये भी बताओ। लेकिन अगर कभी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो केवल दो ही फॉर्मूले लगाओगे, फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2, तीसरा कोई फॉर्मूला नहीं है। थ्योरी के लिए याद रखना कि अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट को नेगलेक्ट करके ऐसा लिख लेना, अगर इसे हम अपनी भाषा में लिखें तो ऐसे लिखेंगे PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू NB अपॉन NA। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर? तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूट बहुत छोटा होगा, उससे मैं नेगलेक्ट कर दिया, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो केवल दो ही फॉर्मूले लेके चलेंगे। आओ कुछ एक सवाल करें। करें क्या सवाल? पहला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर, अभी जो सवाल है उनमें आप सीखोगे तो आपको मैं थोड़ा थोड़ा हिंट देते चलूंगा, है ना। सभी लोग सीखेंगे, इसलिए ऐसा सवाल नहीं आपसे सीधे बन जाए, कुछ बच्चों से बन जाएंगे, कुछ सीखेंगे, तो मैं हिंट देते चलूंगा ताकि आपका दिमाग सोचते चले। बेटा 100 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, इसको पकड़ो। 100 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, इसको पकड़ो। बच्चे ने कहा सर कैसे पकड़े? 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर का वेपर प्रेशर होगा वो होगा 760 mmHg। मैंने आपको हिंट दिया 100 डिग्री सेल्सियस क्योंकि लिखा है, इसीलिए मैंने कहा कि वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा दैट इज 760 mmHg और 1 atm। सवाल क्योंकि mmHg के फॉर्म में बात कर रहा तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले जिस बच्चे ने सही आंसर दिया उसका नाम है कुशल मंगल।
कौन सा फॉर्मूला लगाएं? आपसे क्या पूछा है? मॉलिक्यूलर वेट पूछा है? नहीं सर। तो कौन सा लगाएं? फॉर्मूला नंबर 1 और 2? 1 पीए नॉट माइनस पीएस अपॉन पीए नॉट इज इक्वल टू एक्सबी। कुछ नहीं करना यार, एक एक बच्चे का आंसर आ गया 1/76। किसी बच्चे को डाउट हो, रेज योर हेड। ऑलराइट, अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। Find the mass of urea which should be dissolved in 360 gram water so that vapor pressure of solution is decreased up to, not decreased by, decreased up to 6 by 7 times the vapor pressure of pure water. आपसे क्या पूछा है? मास ऑफ यूरिया। कौन सा फॉर्मूला लगाए? फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2? फॉर्मूला नंबर 2। हिंट नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2। हिंट नंबर 2, बेटा 6/7 टाइम्स हो गया, मतलब अगर पीए नॉट है तो जो पीएस है वो 6/7 टाइम्स ऑफ पीए नॉट है। आई होप 2 हिंट सफिशिएंट है सवाल को सॉल्व करने के लिए। दिमाग लगाइए, सॉल्व करिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है, मत घबराइए, खुद पे यकीन करिए। आप 12वीं पास हैं, याद करिए अपनी शक्तियों को, याद करिए आप 12th पास हैं। अगर आप क्लास के साथ सवाल नहीं कर रहे, अगर कोई ऐसा बच्चा है, मैं कह रहा हूं बेटा आप सीखते हुए सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप मेरे साथ सवाल नहीं कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा है, मुझे पूरा यकीन है आप सब जरूर सवाल अटेम्प्ट कर रहे होंगे और सॉल्व कर रहे होंगे। बट इफ देयर इज समवन हु इज नॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम टुगेदर मी, देन यू आर डूइंग अ बिग मिस्टेक। याद रखना, मेरे साथ करोगे तो आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और प्रेशर तीनों चीजें इंप्रूव होती हैं, जो कभी आप सेल्फ स्टडी से नहीं कर सकते। सवाल देख के कई बार बच्चों एकदम से बन जाएगा, बन जाएगा, बने तब तो बात है। वेल द करेक्ट आंसर इज 200 ग्राम। जिस बच्चे ने इस सवाल का आंसर सबसे पहले सबसे सही दिया, उस बच्चे का नाम है वाशु गोयल। वाशु ने इस सवाल का आंसर सबसे पहले सबसे सही दिया। वेल डन बेटा, बहुत अच्छे। कुछ नहीं है यार, हिंट मैंने दे दिया था। हाँ कुशल मंगल आप सेकंड पोजीशन पे थे, नहीं चलेगा। आंसर कई लोगों ने दिया। हाँ लकी, प्रताणु, प्रीतम, कई लोगों ने आंसर दिया बेटा, बट सबसे पहले किसने दिया? क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये सवाल डाउट है? रेज योर हैंड। आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं यार। क्या कोई बच्चा ऐसा इसको डाउट है सवाल? अगर नहीं है तो अगला सवाल आपका वेट कर रहा। देखते हैं सबसे पहले कौन सही आंसर देता है। Vapor pressure of pure benzene is 640 mm of Hg. If 2.175 gram non-volatile solute is added to 39 gram benzene, then vapor pressure of solution reduced to 600 mm of Hg. मतलब वेपर प्रेशर घट के 600 हो गया। देन फाइंड आउट मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। हमसे मोलर मास पूछा है। हिंट नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2। हिंट नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया। इस सवाल का आंसर सबसे पहले सबसे सही दिया, आ चुका है आंसर। प्रतिभा बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया आपने। सबसे पहले जिस बच्चे ने सही आंसर दिया उसका नाम है कुशल मंगल। उसके बाद प्रथम, आयुषी,
प्रतिभा ने भी बहुत जल्दी आंसर दिया, बट बेटा आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि आपका जो नंबर आ रहा है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक है। अंजलि, चेक योर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन चेक करो बच्चे। हाँ अभी सही है, अभी सही है अंजलि, हाँ बहुत बढ़िया, शानदार। बच्चे मुझे अप्रोक्स आंसर दे रहे, वो भी चलेगा यार, चलेगा, कम से कम आप अटेम्प्ट कर रहे हो। वेल, द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज 65.25। मुझे सॉल्व करना पड़े तो हाथ खड़े कर देना, मैं मान ही नहीं सकता हूं कि आपको जरूरत है सोल्यूशन देखने के बाद। यार मैंने पहले कहा दो ही फॉर्मूले भाई, तीन फॉर्मूला है ही नहीं। मॉलिक्यूलर वेट है तो दूसरा, यूं ही कोई फालतू आलतू सवाल है तो पहला, खेल खत्म। आरएलवीपी का सवाल है, थ्योरी का सवाल है, इंटरमॉलिक्यूलर लेवल पे फील करो, नाम्स मतलब याद रखो, खेल खत्म। ओके, बहुत अच्छे। क्या ऐसा कोई बच्चा अभी भी है जो फॉर्मूला नहीं लगा पा रहा है? डन, ऑलराइट, डन। आगे बढ़े क्या? अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। तभी तो मेरे साथ करो ना अंजलि, अर्पणा बेटा, नो प्रॉब्लम, आपके साथ नहीं सबके साथ ही प्रॉब्लम आती है, बट दिस इज नॉट अ थिंग विच यू कैन इंप्रूव इन अ सिंगल डे। इसमें टाइम लगता है, कीप डूइंग, कीप डूइंग। कुशल मंगल ने सबसे पहले सही आंसर दिया, लेकिन गलत। सही आंसर आ चुका है, हर्षित कुमार ने इस सवाल का आंसर सबसे पहले सही दिया। अरु चेक योर कैलकुलेशन, आस्था चेक योर कैलकुलेशन, प्रथम चेक योर कैलकुलेशन, साक्षी कैलकुलेशन चेक करें। साक्षी क्या हो गया बेटा, आज क्लास सबसे पहले सही आंसर नहीं दे रहे हो? साक्षी, सूरी और है? कहाँ है सारे पहले आंसर? कुमार, गौरव, तनिष्का, साहिल दी, बहुत बढ़िया, शानदार। जी हाँ हर्षित, आज आपने दिया आंसर सबसे पहले। कुशल, अभी सही आपका आंसर बेटा, शानदार। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज 10। यार कितना आसान है, क्या ऐसा कोई सवाल समझ नहीं आया? चलो बता देता हूँ। रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, 80% घट गया। तो भैया जब भी कभी परसेंट का सवाल आए, किसी एक को 100 जरूर माने। 5वीं क्लास से आपको सिखाया गया, जब भी परसेंट का सवाल आए किसी एक को 100 जरूर माने। अब आप खुद सोचो यार, आपसे फॉर्मूले की क्या बात कर रहा है, मास पूछा हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला? नंबर वन, नंबर टू, साहब नंबर टू। अब नंबर टू फॉर्मूला आपने लगा लिया, तो पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस बराबर एन बी अपॉन एन ए। अब पी ए नॉट नहीं है तो परसेंट बोला है, तो पी ए नॉट तो 100 मान लो, तो 100 माइनस 80 अपॉन 80 सॉल्व करोगे, आएगा 10। किसका मॉलिक्यूलर यहां दे रखा है ना, मॉलिक्यूलर वेट 40 सॉल्यूट का, सॉल्यूट का। अच्छा ऑक्टेन का नहीं निकाल पाए, अरे यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई अब तो आपकी, है ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर वेट। ओके ये नहीं निकाल पाए। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर, बढ़िया सवाल है। हिंट नंबर वन, एक्स बी पता कर लो। हिंट नंबर टू, एक्स बी अपॉन एक्स से इक्वल टू मोलैलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000।
टाइम्स अप। सही आंसर आ चुका है। सबसे पहले सही आंसर दिया प्रातिभा ने। प्रातिभा ने इस सवाल का आंसर सबसे पहले सही दिया। प्राची, विष्णु बेटा कैलकुलेशन चेक करें यार। कुशल मंगल आपका भी आंसर सही है। सबसे पहले XB पता करो, XB के बाद फॉर्मूला लगाओ। नहीं नहीं बरखा, गलत है आंसर। कुमार गौरव गलत है। ऑलराइट, टाइम्स अप। चलिए आप सब ध्यान से देखेंगे। On mixing solid solute in pure water, the vapor pressure of solution reduces by 5%. सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 5% से घट जाता है। जब भी परसेंट का सवाल आए किसी एक को 100 जरूर माने। तो PA नॉट मैंने ले लिया 100। अब हमसे मोलारिटी पूछा है, तो जैसे पूछा अपने मन में ये फॉर्मूला आया और यहां से समझ गए XB चाहिए। अब अपने को निकालना XB है। XB निकालना है तो अपने फॉर्मूला लगाया PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट बराबर XB, राइट। PA नॉट अपन ने कितना माना है 100 माइनस 95। सर 95 क्यों? वो कह रहा है कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 5% से घट गया, मतलब घटा कितना 5%। लोअरिंग कितने का हुआ 5 का। डेल्टा पी कितना है 5 का। तो 5 अपॉन 100 विच कम्स आउट XB। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो XB की वैल्यू आ गई 1/20, राइट। अब हमें XB पे रुकना नहीं है, हमें XA निकालना है। XA कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/20। XA आ गया, XB आ गया। अब हम क्या करेंगे, लगाएंगे सेकंड फॉर्मूला, दैट इज XB अपॉन XA इक्वल टू मोलैरिटी, वही तो पता करना है, इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है, पानी। तो हो जाएगा 18 अपॉन 1000, राइट। सब कुछ पता है, मोलैरिटी सॉल्व करना है। जब आप मोलैरिटी सॉल्व करते हैं तो अप्रॉक्स 2.9 के आसपास आता है। इसमें जो सॉल्यूशन दे रखा है इस सॉल्यूशन को फॉलो आप नहीं करेंगे। क्लियर? जैसा मैंने सॉल्व किया आप वैसा करेंगे, राइट। तो ये आपके सामने सवाल है। सवाल का जो आंसर है वो आता है लगभग 2.9। कुशल मंगल मत करना, मैंने पहले ही कहा। मैं आपको, क्योंकि ऐसा सवाल एग्जाम में आ चुका है, एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है सर क्या इसमें हम सेकंड वाला नहीं लगा सकते। देखो बेटा, सॉल्यूशन अभी डाइल्यूट है ना, क्योंकि लोबरिंग बहुत कम हुई। तो आज आंसर लगभग आता है। जैसे आपको बताऊं, मैं एक बार सभी लोग सुन ले, सुने ध्यान से। अभी आंसर आ गया, राइट। अब मैं कुछ बता रहा हूं, सुनो। एक बच्चा मुझसे कह रहा सर इसमें सेकंड फॉर्मूला लगा सकते हैं। जब आप सेकंड फॉर्मूला लगाते हैं तो वहां से मोल फ्रैक्शन आता है 1/19। 1/19 दिस इज नॉट, हमने जो फॉर्मूला लगाया इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया, लेकिन ये जो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, राइट, इसमें हम सॉल्यूट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आंसर लगभग वही आता है। 1/20 1/19 से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं, दो ही फॉर्मूले हैं। यूं ही कोई सवाल आए तो पहला, जब कभी मॉलिक्यूलर वेट का सवाल आए तभी दूसरा। क्लियर? इसे दिमाग में गांठ बांध ले, वरना आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ट्रैप हो जाएंगे। क्लियर कट है। यूं ही कोई सवाल आए तो पहला, जब मॉलिक्यूलर वेट का सवाल है तो दूसरा, और कोई इसमें सवाल है ही नहीं। नहीं 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 लकी बेटा, ऐसा नहीं। ठीक है, क्लियर है क्या? तो आंसर इज 2.92। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, अप्रॉक्स अगर आप मुझे 2 बता रहे तो भी फिलहाल चलेगा। इज दिस क्लियर? अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। 60% by mass of urea is present in an aqueous solution at 100 degrees Celsius. Then find lowering of vapor pressure in it. Then find lowering of vapor pressure in it. अपने को lowering in vapor pressure बताना है। हिंट नंबर 1, 100 डिग्री सेल्सियस को पकड़ो। PA नॉट होगा 760 mmHg। अच्छा, आंसर आपको मुझे mmHg बताना है ना? आंसर आपको मुझे mmHg बताना है। हिंट नंबर 2, सवाल आपसे डेल्टा पी पूछा है, मतलब PA नॉट माइनस PS पूछा है। मैं हिंट देता हूं ताकि आप सोचो। हिंट नंबर 3, 60% बाई मास बोला है, तो 60% बाई मास को फील करो। इसका मतलब यह है, अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें जो सॉल्यूट है वो 60 ग्राम है।
सॉल्यूट 60 ग्राम है, यहां से क्लियर हो गया कि जो सॉल्वेंट है वो 40 ग्राम है, खेल खत्म। आपको सॉल्यूट का वेट पता है, आपको सॉल्वेंट का वेट पता है, बस मॉलिक्यूलर वेट की मदद से डेल्टा पी निकाले। बहुत आसान है, बहुत आसान है। 3 हिंट सफिशिएंट है हर बच्चे को सॉल्व करने के लिए। अब कोई कसम खा के बैठा है मैं सॉल्व नहीं करूंगा, तभी सॉल्व नहीं होगा। कैलकुलेट करोगे, थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आंसर तो आएगा ही। समय समाप्त। जिस बच्चे ने सबसे पहले सही आंसर दिया उसका नाम है रोशनी पटेल। अप्रॉक्स आंसर था बट चलेगा। द करेक्ट आंसर इज 236.02 mmHg। सोल्यूशन आपके सामने है, या मैं इसे अपनी भाषा में कर दूं तो चलो मैं कर देता हूं। सवाल आपसे पूछा है लोअरिंग यूनिट प्रेशर, यानी डेल्टा पी बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी, ऐसा लिख लें। सवाल अपने डेल्टा पी पूछा है तो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स बी। पी ए नॉट 760 होगा तो 760 इंटू एक्स बी यानी कि एन बी, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ हो सकती है, आएगी, परेशान मत हो। इस सवाल में बहुत कैलकुलेशन है, एग्जाम में इतनी कैलकुलेशन नहीं आती, बस सारा वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, जो आंसर आता है वो आता है 236 mmHg अप्रॉक्स। 235 237 चलेगा चलेगा। इतना कैलकुलेशन नहीं आता, मैंने पहले ही कहा ना, एग्जाम में इतना कैलकुलेशन हो तो यहाँ है तो ठीक है, एग्जाम इतना कैलकुलेशन तो अगर अभी आप मुझे आंसर दे रहे हैं 230 235 ओके, कोई दिक्कत यहां तक? तो ये था ओके। कहां समझा दो बेटा, फॉर्मूला आपके सामने, चलो एक बार देखो जरा। एक बच्चे ने कहा सर ये समझा दो, इसमें थक गए, इतने सवाल हो गए थक गए, बोले सर बहुत सवाल हो गए सर, हम सॉल्व करते करते थक गए, है ना। चलिए, तो सवाल हमसे पूछ रहा है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक मिनट लगेगा बेटा, सब लोग सुन लो। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राइट। तो मन में आ गया, आपने डेल्टा पी पूछा है, अब हमें फॉर्मूला पता है डेल्टा पी बाई पी ए नॉट बराबर एक्स पी। तो बच्चे ने कहा सर ये फॉर्मूला में कहां पता है, अरे यार पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट बराबर एक्स बी, वही तो है ये। पी ए नॉट माइनस पी एस को मैं डेल्टा पी बोल दिया। सवाल हमसे डेल्टा पी पूछा है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछा है, और वो कह रहा है 60% बाई मास। तो 60% बाई मास का मतलब है कि 60 ग्राम सॉल्यूट है और 40 ग्राम सॉल्वेंट है। तो हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेट पता है। अब लिखा लो नंबर ऑफ मोल्स, तो एनबी हो जाएगा 60 ग्राम। यूरिया है क्या, तो यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 60। इन द सेम वे Na कितना होगा 40/18। इतना कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा बेटा, है ना, ये मैं नहीं करूंगा। डेल्टा पी इक्वल टू पी ए नॉट यानी कि 760। सर आपको कैसे पता चला पी ए नॉट 760 है? अरे यार 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है, तो उबलता कब कोई चीज कब है, जब अंदर का प्रेशर बाहर के बराबर होता है। बाहर का प्रेशर कितना है 1 atm, तो अंदर भी कितना है 1 atm, बोले तो 760 mmHg। ये अपने को मिल गया। अब एक्स बी चाहिए, तो एक्स बी का मतलब क्या है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब 760 हमने लिख दिया, एन बी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस 14/18। इतना सॉल्व तो करना पड़ेगा यार, इतना तो करना पड़ेगा। इसे सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 236 mmHg। डेल्टा पी अपने से पूछा था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली क्वेश्चन बेटा। मोल फ्रैक्शन लेने लगे भाई, मोल फ्रैक्शन को ग्राम में कैसे ले सकते हैं, ना ना, मॉलिक्यूलर वेट है ना। ओके चलिए, तो यहां तक था अपना आर एल वीपी।
आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ईबीपी, बोले तो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। चलिए सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर लेवल पे फील करते हैं और फिर इसको अपन मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें एलिवेशन होता है। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कब होता है? मान लीजिए हमारे सामने सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया। जैसे ही सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया तो सॉल्वेंट जो कि वाटर है, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता था, जैसे ही अपन ने इसमें सॉल्यूट ऐड किया, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो गया। अब ये 100 पे बॉईल नहीं होगा, 100 से ज्यादा में होगा। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले इसे फील करते हैं, ठीक है, पहले फील करते हैं फिर इसे मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। तो अगर आप इसे फील करना चाहते हो तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन को समझते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था, एक बार फिर से बता देता हूं। किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो टेम्परेचर होता है जिस पर अंदर का वेपर प्रेशर यानी कि वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर। जब अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के बराबर होता है, जिस टेम्परेचर पर होता है, वही बॉइलिंग पॉइंट होता है। मतलब ये पानी अगर 100 पर उबलता है तो 100 पर इसीलिए उबलता है क्योंकि अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के बराबर होता है। अगर अंदर का वेपर प्रेशर 100 पर बाहर के बराबर नहीं होता तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं होता। 100 इसीलिए है क्योंकि इसका वेपर प्रेशर 100 पर बाहर के बराबर होता है। क्लियर? अब इमेजिन करो हमने इसमें सॉल्यूट मिला दिया, ठीक, तो इसी चीज को मैं आपको ग्राफ से समझाता हूं, मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, ठीक है। ये जो आपके सामने पीली वाली लाइन बनी है ये सॉल्वेंट का ग्राफ है। पल भर के लिए आप ये नीली वाली लाइन को भूल जाओ, इमेजिन करो पीली वाली लाइन, ठीक। तो ऐसे इमेजिन करते हैं बच्चों, हमारे सामने ये एक कंटेनर है जिसमें प्योर सॉल्वेंट है यानी कि पानी, ठीक, और अभी इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका वेपर प्रेशर होगा कि नहीं होगा? होगा। वेपर प्रेशर 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 एटीएम होगा कि 1 एटीएम से कम होगा? 1 एटीएम होगा कि 1 एटीएम से कम होगा? कम होगा। बहुत अच्छे। लेट्स से इसका वेपर प्रेशर 0.2। क्लियर? हमने किसी टेम्परेचर टी पर, मैं ग्राफ में आ रहा हूं, सबका ध्यान ग्राफ में चाहिए, ग्राफ में आ गए, ये मैं रेड रेड करके डॉट डॉट बना रहा हूं। इमेजिन करो ये 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और इमेजिन करो ये वाई एक्सिस वेपर प्रेशर का है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो वेपर प्रेशर है वो है 0.2, जो हमने माना, एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? ठीक है साहब। क्लियर? अब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे, एक बात बताओ, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ता है कि घटता है? टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। तो टेम्परेचर को बढ़ाते गए वेपर प्रेशर बढ़ता गया, टेम्परेचर को बढ़ाते गए वेपर प्रेशर घटता गया, बढ़ता गया। यानी कि हमारे सामने जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है ये शुरू यहां से हुआ, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इमेजिन करो ये था 25 पे था 0.2, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, और जिस वक्त अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के बराबर हो गया, तो जिस वक्त अंदर का वेपर प्रेशर बाहर यानी कि 1 एटीएम के बराबर हो गया, वही इसका बॉइलिंग पॉइंट है, वही इसका टीबी नॉट है। टीबी नॉट यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। नॉट बोले तो प्योर, नॉट बोले तो प्योर। क्लियर? अरे क्लियर? ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, इसमें मिला देते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जैसे ही हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, NV सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जैसे ही इसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे और हम 25 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे, तो मैं आप सबसे पूछ रहा हूं वेपर प्रेशर जितना प्योर पानी का था उतना रहेगा कि उससे कम होगा? वेपर प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा? वेपर प्रेशर घटेगा। अभी आपने पढ़ा था सर सॉल्यूट के ऐड करने से वेपर प्रेशर में लोअरिंग होता है, तो जितना वेपर प्रेशर पहले था उससे कम, लेट्स से 0.1। मतलब अगर पीला वाला ग्राफ यहां से शुरू होता था तो गारंटी है
जब हम सॉल्यूशन का ग्राफ बनाएंगे तो सॉल्यूशन का ग्राफ जो 25 डिग्री सेल्सियस पर है उसका वेपर प्रेशर नीचे होगा, प्योर वाले के लिए 0.2 था तो इसके लिए 0.1 होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका वेपर प्रेशर तो पहले से कम होगा, बोलो हाँ या ना। हाँ। अब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाते गए वेपर प्रेशर बढ़ता गया, बढ़ाते गए बढ़ता गया, उतना डिफरेंस हमेशा मेंटेन रहा। जिस वक्त अंदर का प्रेशर बाहर के बराबर होगा, अरे भैया वही तो बॉइलिंग पॉइंट होगा। हमने देखा कि अब ये जो नया टेम्परेचर आ रहा है ये पहले वाले से, अब ध्यान से देखो इस ग्राफ में जो टीवी है वो टीवी नॉट से आगे है, यानी कि जो टीवी है वो टीवी नॉट से बड़ा है, यानी कि जो नया वाला बॉइलिंग पॉइंट है वो पहले वाले से ज्यादा है, यानी कि अगर टीवी नॉट 100 है तो टीवी 100 से बड़ा है, यानी बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो गया। कंसेप्ट नंबर 1, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है, फैक्ट है। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन क्यों होता है? क्योंकि वेपर प्रेशर में लोअरिंग होता है। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर उसका प्रेशर 1 एटीएम हो जाता, पर भाई आपने सॉल्यूट मिला दिया तो सॉल्यूट मिलाने से अब 100 पे वेपर प्रेशर 1 एटीएम नहीं हो रहा, तो उसे 1 एटीएम करने के लिए टेम्परेचर और बढ़ाओगे तब ना 1 एटीएम होगा। 100 पर 1 था, पर जैसे सॉल्यूट मिला दिया 100 पे 0.9 है। अब 0.9 से 1 करने के लिए क्या करें? टेम्परेचर बढ़ाएं घटाएं? बढ़ाएं। मतलब इसे हम फील भी कर सकते हैं, इसे हम ग्राफ से देख भी सकते हैं कि ये जो वेपर प्रेशर का लोअरिंग हुआ, दिस वन, ये जो डेल्टा पी है, जितना ये ग्राफ है जिसे मैं दूसरे कलर से बना रहा हूं, देखिएगा जितना ये लोअरिंग है, जितना ये लाइन लोअरिंग का है उतना ही यहां पे एलिवेशन है। इसीलिए अपन कहते हैं जितना वेपर प्रेशर घटेगा उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्यों बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है? क्योंकि वेपर प्रेशर घटता है। जितना घटेगा, पल भर के लिए इमेजिन करो वेपर प्रेशर यहां कहीं घटा होता तो आप देख सकते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन है वो भी कहीं यहां हुआ होता। मतलब जितना वेपर प्रेशर घटेगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इज दिस क्लियर? फील, पहले नाम का मतलब, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है घटता है, बढ़ता है। कब बढ़ता है? जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं। ठीक, अब बढ़ता तो है, अब इसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस कैसे निकाले, मैथमेटिकल मतलब कैसे निकाले, क्लियर? जरा सुनिएगा ध्यान से। हुआ क्या, जो ये टीबी और टीबी नॉट का डिफरेंस है उसे अपन ने बोल दिया डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी का मतलब है कितने से बढ़ गया। टीबी नॉट है पल भर के लिए मान लो 100, ठीक है? थोड़ा सब्र रखना, जो मैं बताने वाला हूं इसके बाद एक फॉर्मूला आएगा। जैसे फॉर्मूला आएगा आप हर सवाल में फॉर्मूला ही लगाओगे, बट वही वाली बात है, कुछ भी ना छूटे सब कुछ बता दो, तभी मैं बहुत कुछ बताऊंगा। लेकिन आप अगर लास्ट में एक फॉर्मूला याद रखोगे तब भी काम बराबर चलेगा, सवाल सारे बनेंगे। लेकिन कभी कभी सवाल हटके आ जाता है, उसके लिए भी अपन कुछ और थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, 2 से 3 मिनट। टीबी जो कि नया बॉइलिंग पॉइंट है, टीबी नॉट जो कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, प्योर का, इन दोनों के डिफरेंस को अपन बोले डेल्टा टीबी। तो जो डेल्टा टीबी है इसे ही हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बोले तो ईबीपी, क्लियर? अब जैसा कि आपने देखा जितना बढ़ा था घटने के, मतलब ये जो लाइन मैंने बनाई है, ठीक है, ये लाइन की लेंथ और ये लाइन की लेंथ दोनों बराबर है, तो अपन कह सकते हैं कि जो डेल्टा टीबी है वो डेल्टा पी के प्रोपोर्शनल है। और अभी आपको फॉर्मूला बताया था डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट बराबर एक्स बी, राइट? पी ए नॉट को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा डेल्टा पी बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स बी, यानी हम कह सकते हैं डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, क्लियर? वही कहानी यहां लिखी है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां अपन प्रोपोर्शनैलिटी की बात कर रहे हैं, राइट? तो डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू एनबी अपॉन एनए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू एनबी अपॉन एनए, जहां एनबी वहां लिख दिया डब्ल्यूबी अपॉन एमबी, जहां एनए वहां लिख डब्ल्यू अपॉन एमए। ए का मतलब सॉल्वेंट, बी का मतलब सॉल्यूट, ठीक है? सॉल्वेंट के लिए हम अभी सॉल्वेंट फिक्स करके चल रहे हैं। सॉल्वेंट बदलेंगे तो कैसे बदलेगा कुछ ही देर में बताता हूं, अभी फिलहाल हम सॉल्वेंट फिक्स ले रहे हैं, मतलब वाटर वाटर सॉल्वेंट है। जब एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट होगा तो सॉल्वेंट के लिए पी नॉट और एमए कांस्टेंट होगा, राइट? अब सॉल्वेंट के लिए पी नॉट और एमए कांस्टेंट होगा, तो पी नॉट कांस्टेंट है और एमए भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कांस्टेंट को अपन एक तरफ ले लेते हैं,
तो वेरिएबल कौन बचा? WB, MB और WA, राइट। प्रोपोर्शनलिटी हटाया, ये कांस्टेंट लगाया। ये जो कांस्टेंट है इसमें MA भी आ चुका है। कैसे, मैं कुछ ही देर बताता हूं। अभी ऐसे इमेजिन करो, ये जो कांस्टेंट है इसमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट भी है। प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, कांस्टेंट लगाया, WB, MB और WA, ठीक। जब कभी WB यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट का रेशियो 1 होता है, मतलब जितना ही मॉलिक्यूलर वेट है सॉल्यूट का उतना ही वेट लो। जैसे पल भर के लिए मान लो आपने NaOH लिया, तो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 40, तो आपने उसका वेट भी लिया 40, तो कितना हो जाएगा? 1। जब कभी WB MB का रेशियो 1 होता है और सॉल्वेंट का वेट 1 ग्राम होता है, जब कभी, उस कंडीशन पे जो K है उसे हम लोग कहते हैं एलिवेशन कांस्टेंट और मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट एक फैक्ट है, बस याद रखना। वही मैं कह रहा था कुछ देर पहले कि कुछ और बताऊंगा विच इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट फिर भी दिमाग में रखना। इसे हम लोग कहते हैं एलिवेशन कांस्टेंट और मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। लेकिन हम लोग अगर कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो जो सॉल्वेंट है उसका वेट हम लोग लिखेंगे 1000 ग्राम में। तो जब सॉल्वेंट का वेट 1000 ग्राम होता है जब, और WB MB 1 है, राइट, उस केस में ये जो K है जिसे हम लोग बोलते हैं KB, अब ये कहलाता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मतलब जब सॉल्वेंट का वेट केजी में आप लिखो या 1000 ग्राम लिखो, उसे बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और जब सॉल्वेंट का वेट 1 ग्राम है उसे सिंपली बोलते हैं एलिवेशन कांस्टेंट। क्लियर? यहां से हमारे सामने K और KB के बीच में रिलेशन आ जाता है। अगेन इस रिलेशन को आप याद कर पाए तो ठीक है, वरना जब मैं आपको सवाल कराऊंगा सारे सवाल फील से कराऊंगा, निश्चित रहो। K अपॉन 1000 इक्वल टू KB, ठीक है। हमने क्या किया, वो जो एक्सप्रेशन था KB का वो यहां लिख दिया। सॉल्वेंट का जो वेट है WA उसे हमने कन्वर्ट किया और अपने सामने एक फॉर्मूला आ चुका है, डेल्टा TB बराबर KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। अगर आप ध्यान से देखो, जो WB अपॉन MB है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और WA अपॉन 1000 है। तो ऐसा लग रहा है कि सॉल्वेंट का वेट ग्राम में था, उसे हमने 1000 से डिवाइड कर दिया यानी किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। यानी ये ऐसा लग रहा है NB अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आप सब इसे पहचानते हैं, ये क्या है? मोलैलिटी। तो मैं इसे सीधे शब्दों में लिख सकता हूं मोलैलिटी। बिल्कुल सही कहा सॉरी बेटा ने कि इसे हम लोग कह सकते हैं मोलैलिटी। तो मैं इसे कन्वर्ट करके लिख देता हूं डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M। ये जो KB है इसे हम लोग कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। बच्चों जैसा मैंने कुछ देर पहले कहा, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, these are experimental methods to calculate molecular weight of unknown solute। तो जब RLVP से निकालते हैं उसे अपन सिंपली बोल देते हैं RLVP। लेकिन जब बॉइलिंग पॉइंट टेक्निक से निकालते हैं तो लेबोरेटरी में ऐसे नहीं बोलते क्या कर रहे हो, हम बॉइलिंग पॉइंट वाला मेथड लगा रहे नहीं, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं हम इब्लियोस्कोपी कर रहे हैं। तो जैसे ही बोल दिया इब्लियोस्कोपी कर रहे हैं तो समझ में आता अच्छा बॉइलिंग पॉइंट वाले मेथड से अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट पता कर रहे हैं। तो इस मेथड को बोलते हैं इब्लियोस्कोपी, इसीलिए केबी को बोलते हैं इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी। क्लियर? अपने सामने एक फॉर्मूला आ चुका है डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम, जहां पर जो एम है वो है मोलैलिटी। बच्चों डेल्टा टीबी जिसे हम लोग कह रहे हैं मोलर, डेल्टा टीबी जिसे हम लोग कह रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोले तो ईबीपी। मैंने कुछ देर पहले कहा था अगर कोई प्रॉपर्टी मोलैलिटी के या मोलैरिटी के प्रोपोर्शनल है तो वो सीपी। डेल्टा टीबी मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल है, यहां से हम इसे प्रूव कर सकते हैं ये भी एक सीपी है, ये भी नंबर पर डिपेंड करता है। फर्क इससे नहीं पड़ता आपने क्या मिलाया। अगर आप 100 पार्टिकल ऑफ सॉल्ट मिलाओ, 100 पार्टिकल ऑफ शुगर मिलाओ, 100 पार्टिकल ऑफ एनीथिंग मिलाओ, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन उतना ही होगा। फर्क इससे नहीं पड़ता आपने क्या मिलाया, फर्क इससे पड़ता है कितने में कितना मिलाया। जब भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का सवाल आएगा हम सब के सामने एक फॉर्मूला है डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। डेल्टा टीबी कितने से बढ़ गया, एम मोलैलिटी जो निकालना आपको आता है, केबी जिसे हम कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अगर आप ध्यान से देखो तो जब हम केबी की बात कर रहे थे तो यहाँ पे हमने एमए को कांस्टेंट मान के हटा दिया था। मतलब केबी में कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट छुपा हुआ है। मतलब जो केबी है वो सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। बच्चों मेरी बात पूरी ध्यान सुनिएगा, केबी जो कि डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर, उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं जानने की आवश्यकता है। केबी का फॉर्मूला होता है आर टीबी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एलबी।
आर वही वाला है जो गैस कांस्टेंट होता था, वही वैल्यू है, एज इट इज वही। टीबी नॉट का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, 1000 एज इट इज 1000 है। एलवी का मतलब है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है वो पर ग्राम में दिया होता है, क्लियर? तो डिपेंड करता है, पर ग्राम में दिया है तो ऐसे लगाना। अगर आपको उसे मोलर में कन्वर्ट करना है तो आपको याद रखना है डेल्टा एच बराबर होता है एलवी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मतलब वही, जब हम लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को, जो कि पर ग्राम में है, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं तो वो पर मोल में कन्वर्ट होता है, और जो पर मोल में कन्वर्ट होता है डेल्टा एच। सारी बातों की एक बात, अगर डाटा पर ग्राम में दिया है, हालांकि सवाल आता नहीं है बट फिर भी, अगर डाटा पर ग्राम में दिया है तो एलवी वाला लगाना, अगर डाटा पर मोल में दिया है तो डेल्टा एच वाला लगाना, क्लियर? जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो केबी है उसमें है टीबी नॉट जो कि प्योर सॉल्वेंट का नेचर है, उसमें है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि सॉल्वेंट का नेचर है। यानी कि जब हम सॉल्वेंट को बदलेंगे तो केबी बदलेगा, और जब केबी बदलेगा तो डेल्टा टीबी बदलेगा। कुछ देर पहले जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की शुरुआत हुई थी तो मैंने आपसे कहा था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत पीछे है, जाना संभव नहीं है। मैंने आपसे कहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो कितने में कितना मिलाया के साथ साथ नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करती है। मतलब जब हम सॉल्वेंट को बदलेंगे तो केबी बदलेगा, केबी बदलेगा तो डेल्टा टीबी बदलेगा, भले मोलैरिटी फिक्स है। ऐसे समझिए एक बॉटल में पानी है, एक बॉटल में इथेनॉल है, इसमें भी आपने 10 पार्टिकल मिलाए, इथेनॉल में भी आपने 10 पार्टिकल मिलाए, तो क्या दोनों में इक्वल एलिवेशन होगा? नहीं, इक्वल एलिवेशन नहीं होगा, क्योंकि सॉल्वेंट बदल गया, केबी बदल गया, क्लियर? हाँ, अगर सॉल्वेंट फिक्स होता, सॉल्वेंट के मोल फिक्स होते, सॉल्वेंट का वेट फिक्स होता, अब कोई मुझसे कहता कि इसमें हमने सॉल्यूट मिलाया तो क्या बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन इक्वल होगा? हाँ, इक्वल होगा, अगर मिलाए गए पार्टिकल इक्वल है, ठीक है? जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में केबी की वैल्यू हमेशा गिवन होती है, पर सवाल जल्दी करने के लिए मैं आपको सलाह दूंगा वाटर का केबी याद रखो, दैट इज 0.52 केल्विन केजी पर मोल, और वाटर का, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, वो आपको बचपन से याद है। मैं सारी बातों को सम अप कर रहा हूं, देखना कितना आसान है। हम लोग पढ़ रहे, आपको मैंने बहुत कुछ बोला, आपके दिमाग में है, निश्चिंत रहो। अब मैं क्या बोल रहा हूं सुनना, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि वेपर प्रेशर घट जाता है। जितना वेपर प्रेशर घटता है उतना ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। वहीं से फॉर्मूला आता है, डेल्टा टी बराबर केबी इंटू एम होता है। एम का मतलब मोलैलिटी होता है, केबी का मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है। केबी किस पर डिपेंड करता है? केबी केवल सॉल्यूट डिपेंड करता है। क्या इसको निकालने का कोई फॉर्मूला होता है? बेशक होता है, आर टीबी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एलवी। खेल खत्म। ओ ओ, एक चीज मैंने गलत लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। हेलो, कुछ एक सवाल कर ले क्या? कुछ एक सवाल कर ले क्या? वो कंक्लूजन था नूर बेटा, नहीं अभी सवाल नहीं करेंगे, अभी एक और प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। उसके पहले कुछ आपको मैं छोटी छोटी हकल करेंगे। अरे वाह, कुछ कितना कुछ थक गया ना, इतने सारे सवाल थक गए। कुछ आपको मैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें, अच्छी अच्छी बातें बताता हूं, बताऊं क्या? तो सबसे पहली बात यह है, प्रेशर कुकर में जब हम खाना पकाते हैं तो कम समय में पक जाता है। आप सबको पता है आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन इट। इसे ऐसा समझते हैं कि मान लीजिए प्रेशर कुकर खाना,
प्रेशर कुकर में अपन खाना पका रहे हैं, ठीक है, तो कंटेनर जो है वो क्लोज्ड है, राइट, और प्रेशर कुकर में बाहर से प्रेशर तो 180 है ही सही, ठीक है, अंदर का प्रेशर जो वेपर प्रेशर है जल्दी अटेन होता है। क्यों खाना जल्दी पकता है, वेपर प्रेशर जल्दी अटेन होता है, ये वाली बात है कि इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन होता है। इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन होता है तो जल्दी से बॉईल होने लगता है। हाँ, प्योर वाटर है तो प्योर वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल होगा। इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है, इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन होता है हाई टेम्परेचर, हाई एल्टीट्यूड्स में, मतलब माउंटेन वगैरह पे। होता क्या है कि बाहर का जो प्रेशर होता है पी एक्सटर्नल वो कम होता है, ठीक है। फूड इज नॉट कुक्ड प्रॉपर्ली बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन इट। जब हाई एल्टीट्यूड्स पर होते हैं, ऊंचाई पर होते हैं, तो बाहर का जो प्रेशर होता है वो कम होता है, राइट, और बाहर का प्रेशर जब कम होता है तो अंदर जो बॉईल होना है वो जल्दी बॉईल होता है। कहने का मतलब यह है कि इमेजिन करिए सी लेवल पर खाना पक रहा है और हाई एल्टीट्यूड्स पर खाना पक रहा है, तो बाहर का प्रेशर कम है। बाहर का प्रेशर कम होने से जो बॉइलिंग फिनोमेनन है ना, बॉइलिंग फिनोमेनन है वो जल्दी होने लगता है, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो घट जाता है, ठीक है। तो कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं जो आप आसानी से समझ सकते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे सामने है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अभी अपने पास 10 मिनट है, जरा ध्यान से सुनेंगे। तो न्यूमेरिकल एक साथ कल करेंगे, ईबीपी के भी डीएफपी के। इस प्रॉपर्टी का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बोले तो डीएफपी। चलो सबसे पहले अपन समझते हैं एक कॉमन सेंस का सवाल। सवाल पूछ लो क्या मैं आपसे? सबसे पहले मैं आपसे कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूं, पूछ लो। वाह, कॉमन सेंस सवाल तो आप जल्दी जवाब देते हैं ना। पानी में अपन ने नमक मिलाया, नहीं चलो पानी में शक्कर मिलाते हैं ना, नमक मिला के कौन बर्फ जमाता है? आइसक्रीम में तो शक्कर मिलाते हैं ना। तो पानी में अपन ने शक्कर मिलाया, राइट। अब पानी में अपन ने शक्कर मिलाया और उसे जमा दिया। कहां जमाएंगे? रेफ्रिजरेटर में, है ना। तो उसे जमा दिया। अब पानी में हमने शक्कर मिलाया है, जमा दिया, जम गया। ये बताओ जमता कौन है? पानी की शक्कर। जमा कौन है? पानी की शक्कर। जमता कौन है? वाटर की शक्कर की दोनों की कोई एक? कुछ बच्चों ने कहा साहब दोनों जमता है। नहीं, शक्कर कभी जमता नहीं। जमने का मतलब होता है सॉलिडिफिकेशन, मतलब लिक्विड से सॉलिड बना। जमा अगर कोई है तो वो पानी है। शक्कर पहले भी सॉलिड था, अभी भी सॉलिड है, जमने के बाद भी सॉलिड ही रहेगा। वाटर जो कि पहले लिक्विड था अब वो सॉलिड बन चुका है। कंसेप्ट नंबर 1, जब कभी फ्रीज होता है तो फ्रीज हमेशा लिक्विड वाला होता है। जो सॉलिड कंपोनेंट है वो फ्रीज नहीं होता, वो बस वहां पे अटेन होता है। कंसेप्ट नंबर 1, फ्रीज कभी सॉलिड सॉल्यूट नहीं होता। कंसेप्ट नंबर 2, आखिर ये फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है? किसी भी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है? जैसा हमने बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन किया, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब अंदर का प्रेशर बाहर के बराबर होता है। इन द सेम वे फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन होती है, फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर लिक्विड और उसी का सॉलिड, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड और उसी का सॉलिड, कोई दूसरा सॉलिड नहीं, लिक्विड और उसी का सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्वल होता है, दोनों इक्विलिब्रियम पर होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। मींस टू से जिस टेम्परेचर पर वाटर का सॉलिड यानी कि आइस, वाटर का लिक्विड फॉर्म यानी कि वाटर, जिस पॉइंट पर दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल होगा वही टेम्परेचर उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। किसी भी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट ऐसे डिफाइन करते हैं। तो एक बच्चा मुझसे कहता है सर फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या जो भी हम पढ़ रहे हैं ये सारी डेफिनेशन हम वेपर प्रेशर के फॉर्म में ही क्यों दे रहे हैं? बेटा किसी भी चीज को डिफाइन करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आज जब हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सॉल्यूशन चैप्टर में हर चीज को हमने वेपर प्रेशर के टर्म्स में डिफाइन किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वेपर प्रेशर इज द ओनली वे टू डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर इज वन वे टू डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो आज हम चीजों को वेपर प्रेशर के फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि हमने वेपर प्रेशर को समझा, उसी से सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझ रहे हैं। तो अपने जहन में ये तो पक्का हो गया कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो टेम्परेचर होता है जिस पर सॉलिड और लिक्विड का इक्विलिब्रियम होता है और दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल होता है। जिस वक्त होगा वही फ्रीजिंग पॉइंट होगा, राइट। अब हुआ क्या, जैसे हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने जैसे मिलाया
वेपर प्रेशर घट गया। जैसा मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट में समझाया था वैसे यहां पे समझा रहा हूं, मुझे आप सबका ध्यान चाहिए। आप सब ध्यान से देखिएगा, पल भर के लिए इस लिक्विड सॉल्वेंट और फ्रोजन सॉल्वेंट के ग्राफ को देखना, मतलब ये ब्लू वाली लाइन और ये रेड वाली लाइन, ठीक है। देखना जरा, ये टेम्परेचर है, इमेजिन करो अभी टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब हम 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो वेपर प्रेशर है हमने कितना माना था 0.2, तो वही मान लेते 0.2। जब मैं आपको ईबीपी पढ़ा रहा था तो ईबीपी में हमने 0.2 माना था, वही मान के चल रहे, राइट। इसका वेपर प्रेशर है 0.2। अब टेम्परेचर घटा रहे, टेम्परेचर के बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, तो घटने से वेपर प्रेशर घटेगा। टेम्परेचर घट रहा है, वेपर प्रेशर घट रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, वेपर प्रेशर घट रहा है। जिस वक्त लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी के सॉलिड यानी कि आइस, आइस का यहां पर कुछ वेपर प्रेशर है, तो एक बच्चा मुझसे पूछता है सर आइस का भी वेपर प्रेशर होगा, सर वो तो सॉलिड है। बेटा, क्या आपने फ्रीजर में से कभी धुआं उठते हुए देखा है? एवापोरेशन हर टेम्परेचर पर होता है। एवापोरेशन का जो रेट है ज्यादा टेम्परेचर पर ज्यादा होता है, कम टेम्परेचर पर कम होता है। ऐसा नहीं है कि कम टेम्परेचर पर एवापोरेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि वाटर जब फ्रोजन है तो उससे मॉलिक्यूल नहीं जा रहे सरफेस छोड़ भी, ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत बहुत कम है, बहुत बहुत थोड़ा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर है। मतलब आइस का अपना एक फ्रीजिंग पॉइंट है, लेट से कुछ है। तो जैसे हम टेम्परेचर घटा रहे हैं, वेपर प्रेशर घट रहा है, पल भर के लिए मान लेते हैं कि आइस का फ्रीजिंग पॉइंट है 0.01। तो जैसे ही इसका वेपर प्रेशर घटते घटते 0.01 हुआ, यानी कि इसी के सॉलिड के बराबर हुआ, तो हम कहेंगे ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, जिसे अपन ने बोला है टीएफ नॉट। क्या बोला है बच्चों? टीएफ नॉट, राइट। अब ये तो बात हो गई प्योर सॉल्वेंट की। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। बच्चों, मेरे उस कंसेप्ट को याद रखना कि जमता तो पानी है, सॉल्यूशन है, आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जरूर मिलाया। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया तो इसका वेपर प्रेशर अगर पहले 0.2 था तो उतने ही टेम्परेचर पे इसका घट चुका है। अब इसके बीच में एक डिफरेंस है वेपर प्रेशर का। टेम्परेचर घटाते गए, वेपर प्रेशर घटता गया। अब क्योंकि जितने टेम्परेचर पर इसे कहां पहुंचना है बेटा, उसी पॉइंट पे पहुंचना है 0.01 पे नहीं। अब हो क्या रहा है कि आपने टेम्परेचर घटा दिया, टेम्परेचर घट रहा है, वेपर प्रेशर घट रहा है। लिसन केयरफुली, अब टेम्परेचर घट रहा है, वेपर प्रेशर घट रहा है, तो जिस टेम्परेचर पर ये अपने ही सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। आज भी सॉल्यूशन में जो जम रहा है वो बर्फ ही है, वो वाटर ही है। मतलब जब हम इसका कंपोनेंट देखेंगे सॉलिड वाला, तो ग्राफ हमें रेड वाला ही लेंगे। बच्चे मुझसे डाउट पूछते सर प्योर सॉलिड था तो आपने उसका प्योर सॉल्वेंट था तो आपने उसका सॉलिड का ग्राफ रेड वाला लिया, जब सॉल्यूशन है तो सॉलिड का ग्राफ नया क्यों नहीं बनाया? क्योंकि सॉल्यूशन में भी जो जम रहा है वो पानी है। तो ये जो सॉलिड का ग्राफ है, जो फ्रोजन सॉल्वेंट का ग्राफ है, बेसिकली आइस का ग्राफ है, बेसिकली वाटर का ग्राफ है, तो जो जम रहा है वो वाटर ही है, इसीलिए ग्राफ वही है, ग्राफ बदला नहीं। क्यों नहीं हमने ग्राफ बदला? क्योंकि जम तो पानी रहा है ना यार, कुछ नया होता तो नया ग्राफ बनाते। हमें कंपेयर अभी वाटर से ही करना है। तो टेम्परेचर घटता गया, वेपर प्रेशर घटता गया। अब ये ग्राफ गिर रहा है, इस पॉइंट पर ये ग्राफ इससे मीट कर रहा है। मतलब ये वो टेम्परेचर होगा जब इसका वेपर प्रेशर इसी के सॉलिड के बराबर होगा। ये जो नया टेम्परेचर है यही इसका नया फ्रीजिंग पॉइंट है। ग्राफ इधर शिफ्ट हो गया यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो गया। अगेन, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन क्यों हुआ? क्योंकि वेपर प्रेशर में लोअरिंग हुआ। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन क्यों हुआ? क्योंकि वेपर प्रेशर में लोअरिंग हुआ। फ्रीजिंग पॉइंट के घटने की वजह, बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ने की वजह वेपर प्रेशर में घटना है। नया फ्रीजिंग पॉइंट जो कि पहले से कम है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हुआ। जिसे हमने ग्राफ से समझा, इसे हम फील करके भी समझ सकते हैं कुछ ऐसे। इमेजिन करो ये हमारे सामने प्योर पानी था, ये फ्रीज होता था तो मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे पास पास आके बर्फ बन जाते थे। अब इसी पानी में आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, आप टेम्परेचर घटा रहे हो तो मॉलिक्यूल पास पास आ रहे, पास पास आ रहे, पास पास आ रहे।
मेरी बात को समझिएगा। अब हुआ क्या, इन दोनों के बीच में ये मॉलिक्यूल आ गया। पहले इनके बीच में कोई मॉलिक्यूल नहीं था, तो टेम्परेचर घटने से दोनों आपस में फ्रीज हो गए। पर अब बीच में सॉल्ट का मॉलिक्यूल है, अब बीच में सॉल्यूट का मॉलिक्यूल है, तो उसे फ्रीज करने के लिए हमें और टेम्परेचर घटाना पड़ रहा, हमें और एनर्जी लेनी पड़ रही। इसी वजह से जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस हो जा रहा। इसे हम इंटरमॉलिक्यूलर लेवल पर भी फील कर सकते हैं, इसे हम ग्राफ फेज डायग्राम से भी समझ सकते हैं, फैक्ट के रूप में याद कर सकते हैं कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट तो डिप्रेस होता है, फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, इसमें कोई इफ बट नहीं। कैसा हमने वहां पे फॉर्मूला पढ़ा वैसा यहां पर है क्या? वहां पर फॉर्मूला क्या था? डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। तो यहां पे फॉर्मूला है डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू एम। वहां पर जो केबी था उसे हमने इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट कहा, यहां पर जो केएफ है उसे हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कह रहे हैं। क्लियर? जिस प्रकार से वहां पर केबी का फॉर्मूला था उसी प्रकार से यहां पर केएफ का फॉर्मूला है। केबी का फॉर्मूला था आर टीबी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एलवी, यहां पर केएफ का फॉर्मूला है आर टीएफ नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एलएफ। यहां फ्यूजन हो रहा क्योंकि ये सॉलिड से लिक्विड की बात हो रही, वहां वेपोराइजेशन था क्योंकि वहां बॉइलिंग की बात हो रही। जैसा कि केबी केवल सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक उसी प्रकार से जो केएफ है वो भी सॉल्वेंट नेचर डिपेंड करता है। सारे फॉर्मूले याद रखना बहुत आसान है, जहां टीबी वहां टीएफ, जहां टीबी नॉट वहां टीएफ नॉट एंड सो ऑन। वाटर का जो केएफ होता है 1.86 होता है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में वैल्यूज गिवन होती हैं, फिर भी अगर आप याद रख पाओ तो सही होता है। आज हमने फॉर्मूले पे बात करी, कल इन्हीं पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। आज इतना ही करते हैं, क्लास का टाइम हो चुका है। जितना आपको पढ़ाया इसे रिवाइज करेंगे। बार बार किसी बच्चे को डाउट आता है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो भी डाउट होगा उसे नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं क्लास का हैंड आउट बना रहा हूँ, जिनके पास लिंक है वो जा सकते हैं, जिनके पास लिंक नहीं है या यहां सेव करते हैं 2 मिनट वेट करेंगे, जिनके पास लिंक है वो जा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आप सबके सामने अभी एक पॉपअप आया होगा, पॉपअप की मदद से भी आप आज की क्लास का हैंडआउट डाउनलोड कर सकते हैं और यही हैंडआउट आपको आपके लिंक पर भी मिल जाएगा। पढ़ते रहें पूरी ताकत से। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। मैं इसे क्लोज कर रहा हूं बच्चों।